students, I wish you will be fine। तो हमारी बेटे यूनिट फर्स्ट सॉल्यूशन चल रही है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा बेटा? मेथड्स विच एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कौन से मेथड हैं जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं? उसमें हमने पढ़ा बेटा परसेंटेज मेथड 3 टाइप का होता है, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, ये भी 3 टाइप्स का होता है, मोलैरिटी, मोलैरिटी। थोड़ा सा जिक्र हमने फॉर्मेलिटी का भी किया बेटा। तो ये मेथड हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेटा सोलुबिलिटी एंड इट्स फैक्टर्स, हेनरीज लॉ एंड राउल्स लॉ। और थोड़ा सा जिक्र हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं बेटा। जहाँ राउल्स लॉ पढ़ेंगे वहां डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का भी जिक्र आएगा। तो बच्चों आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। सोलुबिलिटी, सोलुबिलिटी क्या होती है बेटा? It is the maximum ability of a solute that can be dissolved in a particular amount of solvent at constant temperature। एक निश्चित टेम्परेचर पे एक निश्चित अमाउंट ऑफ सोलवेंट में एक सोल्यूट की मैक्सिमम डिजोल्व होने की क्षमता, घुलने की क्षमता, उसको हम बोलते हैं सोलुबिलिटी। तो इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वो डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारा फर्स्ट जो लेक्चर है बेटा वो देखिए बेटा। तो कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को भी हम सोलुबिलिटी कहते हैं। आपने ध्यान दिया है बेटा कि एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन लिक्विड। कोई भी सॉलिड है बेटा या सब्सटेंस है, वो सारे सब्सटेंस हैं या प्रत्येक जो सॉलिड सब्सटेंस है वो लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता। जैसे हमने देखा है बेटा नेफ्थलीन है या एंथ्रासीन है, ये बेंजीन में तो डिसॉल्व होते हैं लेकिन वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। अन्य सील है, सोडियम क्लोराइड है, शुगर है या और सोल्ट है, वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं लेकिन बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? आप इसको ऐसे समझे बेटा, जैसे हमें कोई नेगेटिव अप्रोच का व्यक्ति मिलता है, वो नेगेटिव बात करता है तो हमारा उनसे बात करने का मन नहीं करता बेटा, क्योंकि हमारी नेचर उनसे मिल नहीं करती। हाँ, कोई पॉजिटिव बात करेगा, देश के हक की बात करेगा, हित की बात करेगा और पॉजिटिव बात करेगा बेटे कोई भी, तो वो हमें अच्छा लगता है। तो इसी तरह से सोलुबिलिटी का एक रूल है बेटे, लाइक डिसॉल्व लाइक। हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं बेटा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो वही यानी सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा जिनके बीच में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन सिमिलर होगा, ये कंडीशन है, तभी वो उसमें डिसॉल्व होगा। तो इसको बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। जब किसी भी सॉलिड को हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो कुछ सॉलिड है वो पानी के अंदर यानी लिक्विड के अंदर क्या हो जाता है बेटा? घुल जाता है। ये प्रोसेस तो कहलाता है डिसॉल्यूशन। और इससे उल्टा हम करते हैं बेटे रिवर्स, तो वो कहलाएगा बेटे क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ जो जिक्र है बोर्ड में बेटे वो है सोलुबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और सेकंड बेटे सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो पहले हम जिक्र करते हैं बेटा सोलुबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सोलुबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो वैसे इसमें बेटा 3 बातें हैं बेटा सॉलिड इन लिक्विड में बेटा। मेजॉरिटी में ऐसे सब्सटेंस हैं सॉलिड जो टेम्परेचर बढ़ाने से जिनकी सोलुबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। कुछ ऐसे भी हैं सॉलिड सब्सटेंस
सोल्यूट जिनकी सोलबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज होती है, और थोड़े बहुत ऐसे भी हैं जिनकी न इंक्रीज होती है न डिक्रीज होती है। तो यहाँ हम एक बात तो ये कह सकते हैं बेटा कि सोलबिलिटी ऑफ, जैसे फैक्टर्स की बात करें बेटा, एक तो फैक्टर होता है नेचर ऑफ सोल्यूट, दूसरा होता है नेचर ऑफ सोलवेंट, तीसरा होता है टेम्परेचर, और फोर्थ होता है प्रेशर। तो जहाँ तक बात है सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है, इसके 3 फैक्टर हैं बेटा, एक नेचर ऑफ सोल्यूट, दूसरा है नेचर ऑफ सोलवेंट, और तीसरा है बेटा टेम्परेचर। प्रेशर का क्यों इफेक्ट नहीं होता बेटा? प्रेशर हैज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड एंड लिक्विड है वो हाईली इनकम्प्रेसिबल हैं, क्योंकि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई होता है बेटा, इस वजह से सॉलिड लिक्विड को दबाया नहीं जा सकता, ये हाईली इनकम्प्रेसिबल है। ये हम 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं बेटा। तो एक बात ध्यान देने की बेटा, यदि हम स्टार्टिंग से ही किसी भी सब्जेक्ट को हम ध्यान से पढ़ें बेटा, जैसे 8th क्लास तक की बात कर रहा हूँ बेटे मैं, यदि हम साइंस सब्जेक्ट या कोई भी सब्जेक्ट है उसको ध्यान से पढ़ते हैं तो 9th 10th में तो हमें ट्यूशन लगवाना पड़ेगा बेटा, उसी के बेस पर नहीं फिर आगे 11th 12th में सारी बेटे वही बातें होती हैं, बस थोड़ा सा डिटेल आ जाता है। तो अभी इसे आदत डालें बेटा कि हम चीज़ों को बहुत ध्यान से समझें बेटा, ध्यान से पढ़ें, जल्दबाजी न करें। तो यहाँ 3 फैक्टर बता दिए बेटा, प्रेशर का इफेक्ट क्यों नहीं है ये भी बता दिया है बेटा। जहाँ तक बात टेम्परेचर की है बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बेटा, क्योंकि नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को तो हम पहले ही समझ चुके हैं बेटा कि लाइक डिसॉल्व लाइक। अब यहाँ क्या ध्यान देना है बेटा, तो हम जनरली एक बात लिख सकते हैं बेटा कि सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जनरली इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज कब होगी बेटा? टेम्परेचर बढ़ाने से, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल। इक्विलिब्रियम में हमने 11th क्लास में पढ़ा है बेटा कि यदि डेल्टा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बेटा 0 से ज्यादा है, दैट इज पॉजिटिव बेटा, तो ये होगा बेटा एंडोथर्मिक प्रोसेस बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो सोलबिलिटी क्या होगी बेटा? इंक्रीज। और यदि सॉल्यूशन की एंथैल्पी है बेटा, वो अपनी बुक में गलती है ना, तो कुछ बुक में एनसीईआरटी में गलती से बेटा ये सेम दे रखा है, ये आएगा बेटा लेस देन आएगा 0 से कम नेगेटिव होता है बेटा, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो यदि एंडोथर्मिक प्रोसेस है बेटा तो इंक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, और यदि एक्सोथर्मिक है तो क्या होगी बेटा? डिक्रीज। 2 बातें हमें विशेष ध्यान रखनी है बेटा। नेचर ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट तो पहले ही हो चुका है। फिर हम बात करते हैं सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बेटा। अब गैस इन लिक्विड की बात करें बेटा, तो आपको तो पता है बेटा जब गैस को लिक्विड में हम डिजोल्व करते हैं तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल सोलबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगी? डिक्रीज। सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इसके लिए बेटे हम पढ़ेंगे हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, ये साइंटिस्ट का नाम है बेटे हेनरी। सबसे पहले हेनरी ने क्या बताया बेटा? सोलुबल कांस्टेंट टेम्परेचर पे सोलबिलिटी है वो गैस की प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन ये होगी बेटे एक प्रकार से ओल्ड डेफिनेशन, कुछ ऐसा ही डाल्टन ने बताया है बेटा इंडिपेंडेंटली। आजकल सोलबिलिटी को मोल फ्रैक्शन से रिप्लेस कर दिया गया है। तो यदि हेनरी लॉ की डेफिनेशन पूछते हैं या मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म पूछते हैं, विशेष ध्यान दें बेटा, मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म, मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म,
हेनरी ला की डेफिनेशन पूछते हैं ना, तो बच्चे वही सोलबिलिटी वाली लिख के लाएंगे, उसको फिर मैं रोम करूंगा, बच्चे फिर मेरे पास बुक लेके आएंगे, सर बुक में तो ये लिख रखा है, फिर उनको हिंदी में समझाना पड़ता है, बेटे ये ओल्ड डेफिनेशन है, इसको ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ोगा। तो इसलिए बार बार कहते हैं बेटे ध्यान से आप कोई चीज सीखेंगे नहीं बेटा तो लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी, एक बार समय देना पड़ता है किसी भी चीज को। तो मोस्ट कॉमनली या जनरल फॉर्म क्या है बेटा, उसको ध्यान से समझिए बेटा। इट स्टेट्स दैट partial pressure of gas in gaseous phase is directly proportional to its mole fraction। तो इनका कहने का मतलब है बेटा, अगर हम एक गैस P1 लेते हैं बेटा, P तो प्रेशर होगा बेटा, ये गैस 1 है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा x1, और 2 है तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा। जनरल फॉर्म लिखते हैं तो I लिख देते हैं बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट टेम्परेचर लिखना नहीं भूलें बेटा, जब भी हेनरी लॉ को डिफाइन करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर जरूर लिखेंगे बेटा। तो P1 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, KH, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है बेटा, यहाँ KH है, KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट या हेनरीज लॉ कांस्टेंट। और ये भी देखा गया है बेटा कि डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ KH। इसका मतलब क्या है, KH इज ए फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, गैस की नेचर पे डिपेंड करेगा बेटे। तो अलग अलग गैसेज के लिए KH की वैल्यू डिफरेंट होती है, कोई ऐसा यूनिवर्सल कांस्टेंट की तरह नहीं है जैसे R होता है गैस कांस्टेंट, ऐसा नहीं है। और थोड़ा सा हम ग्राफिंग करें बेटा तो क्यों नहीं भाई, ये तो क्या है बेटा मोल फ्रैक्शन, ये क्या है बेटा पार्शियल प्रेशर, जैसे ये 1 ले लो कोई बात नहीं बेटा, ये भी 1 ले लो, तो ये ऐसा है बेटा। अब थोड़ा सा हम ध्यान दें बेटा, तो x1 है बेटा, वो क्या है, एक प्रकार से सोलबिलिटी है, मोल फ्रैक्शन बेटा। तो P1 है बेटा, वो x1 के तो डायरेक्टली ठीक हो गया बेटा। KH की बात करें बेटा, KH और x1 में क्या रिलेशन है बेटा, तो ध्यान दें बेटा, ये है बेटा इनवर्सली, और रफली बेटा हम लिख सकते हैं बिल्कुल बेटा, KH है वो सोलबिलिटी के क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितनी KH की वैल्यू ज्यादा होगी सोलबिलिटी गैस की कम होगी लिक्विड में, जितनी KH की वैल्यू कम होगी सोलबिलिटी क्या होगी बेटे, ज्यादा होगी। तो कई बार बोर्ड में पूछना आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, KH की 4 वैल्यू दे देंगे बेटा, जिसकी वैल्यू कम होगी उसकी सोलबिलिटी सबसे ज्यादा है, जिसकी KH की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी सोलबिलिटी कम है बेटा। ये जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है उसमें क्या इंक्रीज करने से कौन सा दूसरा फैक्टर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, ये इक्वेशन से एविडेंट है, क्लियर है बेटा, इसमें कोई रटने वाली बात है बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है बेटा कि ये एक दूसरे के डायरेक्टली, ये इनवर्स इधर आ गया बेटा तो अपॉन x1 आ जाएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। उसके बाद है बेटा प्रेशर का क्या इफेक्ट है बेटा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे बेटा, जैसे जो भी कोल्ड ड्रिंक है सभी में CO2 गैस को हाई प्रेशर पे डिजोल्व किया गया है, जो सी डाइवर्स होते हैं बेटा, गोताखोर होते हैं, वो भी उसी की हेनरी लॉ की क्या है बेटा एप्लीकेशन है। और जितनी भी कोल्ड ड्रिंक है CO2 गैस डिजोल्व है हाई प्रेशर पे, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। और टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा बेटा, आपको पहले बताया था बेटा कि गैस इन लिक्विड है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलबिलिटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी, क्या होगी, क्योंकि गैस है वो एस्केप हो जाएगी बेटा इससे। और एक क्वेश्चन और आता है बेटा कि एक्वेटिक स्पीशीज है वो मोर कंफर्टेबल हैं इन कोल्ड वाटर, क्योंकि कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम होता है तो सोलबिलिटी गैस की क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। ये यहां से क्लियर है। तो नेक्स्ट है बेटा राउल्स लॉ। यदि हम बात करें बेटा सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, 4 फैक्टर हैं बेटा, नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। जबकि सॉलिड इन लिक्विड में प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। राउल्स लॉ, राउल्स लॉ क्या बताता है बेटा, राउल्स लॉ ये बताता है बेटा कि एक कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर में और उसके मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है बेटा।
तो जब राउल्स लॉ पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए बेटे कि वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं, जो स्टेबल टेम्परेचर पर जिनके वेपर बन जाए, जिसका गैस बन जाए बेटा, उसको हम बोलते हैं वोलाटाइल कंपोनेंट बेटा। तो राउल्स लॉ क्या है बेटा, जनरल फॉर्म, ध्यान रखना बेटा, ये आएगा तो आएगा डिफाइन राउल्स लॉ या डिफाइन राउल्स लॉ इन इट्स जनरल फॉर्म। इट स्टेट्स दैट फॉर एनी सॉल्यूशन partial vapor pressure of each volatile component in solution is directly proportional to its mole fraction at constant temperature। ये constant temperature जरूर लिखे बेटा। तो ये क्या कहते हैं बेटा कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है जैसे P1 का बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा मोल फ्रैक्शन के बेटा। सिमिलरली बेटा सोल्यूट की बात करें बेटा, पार्शियल वेपर प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा x2 के। थोड़ा सा और मॉडिफाई करें बेटा इसको, तो क्या आ जाएगा, P1 बराबर आ जाएगा P1 नोट कांस्टेंट बेटा ये इनटू x1 बेटा, और ये बेटा P2 इज इक्वल टू P2 नोट इनटू x2। P1 तो क्या है बेटा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 कहो या सॉल्वेंट कहो, ये क्या है P1 नोट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इन प्योर स्टेट कहो या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कहो। x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट, प्योर सोल्यूट का मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। अब हम बात करें बेटे इसके बीच में एक डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की, बेटे 11th क्लास में पढ़ा था हमने बेटे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। वो क्या कहते हैं बेटा, इट स्टेट्स दैट द टोटल प्रेशर exerted by a mixture of non-reactive gases taken in an enclosed vessel is equal to sum of the partial vapor pressure of each gases at constant temperature and volume। उन्होंने ये बताया जैसे अपने सिलेबस में क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन है बेटा, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बेटा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जैसे हम दो गैसेज लेते हैं जो कि एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करते बेटा, तो P जो टोटल होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, पार्शियल वेपर प्रेशर गैस 1 का बेटे और पार्शियल वेपर प्रेशर गैस 2 का। यही चीज यहाँ अप्लाई कर देंगे बेटे, तो यहाँ P जो टोटल है वो किसके बराबर हो जाएगा, P1 प्लस P2। ओके बेटा, और P1 की जगह क्या लिखे बेटा, P1 नोट इंटू x1 प्लस P2 की जगह बेटा P2 नोट इंटू x2। उसके बाद और मॉडिफाई करें बेटा, x1 की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस x2। तो ये क्या है बेटे, राउल्स लॉ ऐसे सॉल्यूशन के लिए है जिसमें सोल्यूट सोलवेंट दोनों ही वोलाटाइल हैं, दोनों के ही वेपर बनते हैं बेटा। तो जब हम इस यूनिट को पढ़ेंगे बेटे, वहां सोलवेंट तो जनरली वोलाटाइल होता है, लेकिन सोल्यूट वोलाटाइल भी हो सकता है और नॉन वोलाटाइल भी हो सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे बेटे। अभी पहले ये बता दें बेटा कि डाल्टन लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, ध्यान दे बेटे, डाल्टन लॉ एज स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। तो दोनों को अगर ध्यान से देखिए बेटा, तो वहां भी क्या है बेटा, हेनरी लॉ में भी P है वो यानी P1 ले लो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x1 है, और इसमें भी क्या है बेटा P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x1 है बेटा। तो फर्क किस चीज का है बेटा कि जब KH है वो P1 नोट के बराबर हो जाएगा, तब दोनों कांस्टेंट जब बराबर हो जाएंगे तब हम कहेंगे राउल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो नेक्स्ट है बेटे राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ध्यान दे बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, ये आगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में काम आएगा बेटा। राउल्स लॉ, और इसका ग्राफ भी बेटे वही होगा कि सॉल्वेंट का पास मोल फ्रैक्शन है बेटा, और ये पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का है, तो ये बेटे ऐसे आएगा बेटे, ये इंक्रीज होगा, ये भी क्या होगा बेटा इंक्रीज। राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ध्यान दे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हम हर एक टॉपिक को इक्वल रिस्पेक्ट देंगे बेटा,
और ये आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था बेटा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है बेटा। आजकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स यूनिट के हिसाब से नहीं है बेटा, यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए हर एक टॉपिक को पढ़ना जरूरी है बेटा। इसके लिए आप हमारा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं बेटा, बहुत डिटेल में अच्छी तरह से चीजें समझा रखी है बेटा। वो वीडियो देखने के बाद 50% दिक्कत तो आपकी उसी दिन खत्म हो जाएंगी बेटा, और दूसरा वीडियो देखो तो 25% और खत्म हो जाएंगी, 25% ही रहेंगे बेटा। ध्यान से देखो बेटा, P किसके बराबर है बेटा, हम जानते हैं P1 प्लस P2, क्योंकि हमारे सिलेबस में है बेटा बाइनरी सॉल्यूशन। ये टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, ये पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्वेंट है, ये पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूट है। ये ऐसे सॉल्यूशन का है टोटल वेपर प्रेशर जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों ही क्या हैं, वोलाटाइल। लेकिन हम बात करें जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल हो, फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट P2 क्या होगा बेटा, 0, क्योंकि सॉल्यूट के वेपर नहीं बनते, जिसके वेपर नहीं बनते उसका वेपर प्रेशर भी नहीं होता। वेपर प्रेशर उसी का होगा जिसके वेपर बनेंगे बेटा। तो यहां हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं बेटा, तो P आ जाएगा P1 प्लस 0, और किसी में भी 0 ऐड करते हैं तो वही आता है बेटा। तो P इज इक्वल टू P1 बेटा, ये पॉइंट नोट किया जाए बेटा। वैसे तो P क्या होता है, P1 प्लस P2, लेकिन यहाँ बेटा जब सोल्यूट नॉन वोलाटाइल है तो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर होता है, ये नोट करने का पॉइंट है बेटा। आगे हम ध्यान दें, इस इक्वेशन 2 लिख सकते हैं बेटा। तो P1 किसके बराबर होता है बेटा, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, P1 नॉट इंटू x1। तो इसकी जगह आ जाएगा बेटा P1 नॉट इंटू x1, ओके बेटा। और x1 किसके बराबर होता है, 1 माइनस x2, वैल्यू पुट करो बेटा, P1 नॉट 1 माइनस x2, क्योंकि हम जानते हैं बेटा कि x1 प्लस x2 1 होता है बेटा, x1 को आप यही रहने दो बेटा, 1 माइनस x2, दिस इज, ये फोर्थ इक्वेशन लिख दो, कोई बात नहीं बेटा। अब क्या करें बेटा, P1 को हम यहाँ ले आते हैं बेटा, तो अपॉन P1 नोट हो जाएगा, और ये 1 माइनस x2 बेटा, अपॉन 1 तो लिख ही सकते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा बेटा P1 x2 इज इक्वल टू, इसको जब हम सोल्व करेंगे बेटा, सिंपल मैथमेटिक्स है, P1 नोट माइनस P बेटा अपॉन P1 नोट। ये एक छोटी सी बात आ गई बेटा, इक्वेशन आ गई ये बेटा अपनी 5 इक्वेशन आ गई। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, ये क्या है, P1 नोट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। P की जगह P1 भी लिख सकते हैं, यहां से देखो, और ये P1 नोट वही है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P1 नोट माइनस P ये है बेटा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, थोड़ा ध्यान दें बेटा, ये है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसके बाद हम देखो बेटा, ध्यान से देखो, तो x2 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा P1 अपॉन P1 नोट बेटा, एक छोटी सी इक्वेशन और आ गई बेटा। ये क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और P1 नोट माइनस P अपॉन P1 नोट या डेल्टा P1 अपॉन P1 नोट, ये होता है डेल्टा P के बराबर बेटा। तो डेल्टा P क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आगे बढ़ेंगे बेटा कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डेल्टा P तो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और डेल्टा P1 है, ये सिंबल है बेटा याद रखने, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इससे ये भी पता लगता है बेटा कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, और जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा, कम होता है। जैसे एक तो हम खाली लिक्विड को हीट करें बेटा, तो सारा का सारा लिक्विड वेपर में चेंज हो जाएगा। एक लिक्विड के अंदर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट NaCl डाल दें तो वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा, तो अब सरफेस वेपराइजेशन के लिए कम होगी, वेपर कम बनेंगे, अब वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। तो हमेशा जिस सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है उसका वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, और ये यहाँ भी क्लियर है। और डेल्टा P किसके बराबर होगा बेटा, डेल्टा P होगा बेटा P1 नोट माइनस P अपॉन P1 नोट।
या बेटा हम P1 नॉट माइनस P की जगह डेल्टा P1 भी लिख सकते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या बताएंगे? इट इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और इसकी जगह हम डेल्टा P1 भी लिख सकते हैं, ये आएगा ये। तो यहां से बात आएगी बेटा राउल्स लॉ की नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए डेफिनेशन। तो क्या है? इट स्टेट्स दैट the relative lowering of vapor pressure of solution containing non-volatile solute is equal to mole fraction of solute। जो relative lowering of vapor pressure है ऐसे सॉल्यूशन का जिसमें सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, वो हमेशा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होता है। तो ये है राउल्स लॉ की नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए डेफिनेशन। और किसी तरह से क्वेश्चन आ जाए प्रूव करो कि x2 डेल्टा P के बराबर होता है, या x2 डेल्टा P1 अपॉन P1 नोट के बराबर होता है, या डेल्टा P है वो P1 नोट माइनस P अपॉन P1 नोट के बराबर होता है, या प्रूव दैट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज लेसर देन टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। किसी तरह से क्वेश्चन आ जाए बेटा, जो आपको बार बार बताते हैं बेटा, आप डिस्क्रिप्शन में जब लिंक देखेंगे तो वहाँ आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, उसमें इस टॉपिक पर कम से कम भी 6-7 क्वेश्चन है बेटा, और आंसर होगा एक बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेंगे इस यूनिट में बेटे, वहां भी ये काम आएगा। तो आज का हमारा ये लेक्चर था बेटे जो कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट करें।